Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। बेटा चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 4.7 के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो भाई एक्सरसाइज नंबर 4.7 के अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है, क्या चीज नहीं होती ज्योमेट्रिक सीरीज, उसको समझना बहुत जरूरी है। मगर उससे पहले मैं आपको जीपी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना चाहता हूं कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस चीज को कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एक ऐसा सीक्वेंस का होना जिसमें आप एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के ऊपर सीक्वेंस को हासिल करते हैं। एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हम लोग एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हासिल कर रहे होते हैं, उसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिएगा मेरे प्यारे शागिर्द, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है 2,4,8,16,32। तो ये कैसा सीक्वेंस है? ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर आपने अपना सीक्वेंस एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हासिल किया। फॉर एग्जाम्पल 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, यानी कि फिक्स नंबर क्या है 2, और आपको तमाम ये नंबर एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पे मिल रहे हैं। तो भैया ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी बहुत मजे की चीज है। भाई ज्योमेट्रिक सीरीज के मायने ये हुए कि कभी भी आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा मिल जाए जिसमें प्लस या माइनस के साइन आ रहे हो कॉमे के बजाय, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, एक ऐसा सीरीज, एक ऐसे नंबर्स का लिखे जाना जिसके अंदर प्लस या माइनस के साइंस आ रहे हो दो नंबर्स के दरमियान कॉमे के बजाय, उसको हम सीरीज कहते हैं। अब देखो ज्योमेट्रिक सीरीज की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है फाइनाइट सीरीज का होना और एक होती है इनफाइनाइट सीरीज का होना। ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई सीरीज हमेशा दो तरह की हो सकती है ज्योमेट्रिक, या तो फाइनाइट सीरीज होगी या इनफाइनाइट सीरीज होगी। फाइनाइट सीरीज के मायने क्या है कि आपको जो भी टर्म्स गिवन हो, यानी कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3, और ये बात चली जाए टर्म एन तक, यानी कि एक स्पेसिफिक मुकर्ररा मुद्दत तक की टर्म्स हो, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, एक 3,9,27,81, इसके बाद मैं स्टॉप कर जाता हूं। तो भाई ये जो मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा है, ये जो सीक्वेंस क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। और अगर मैं इसको फाइनाइट सीरीज बना दूं तो इस फॉर्म में ये फाइनाइट सीरीज बन गया। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अब आपके सामने सीरीज लिखी है, ये कैसी सीरीज है? फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। हमें कैसे पता चला फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है? तो भाई देखिएगा, अगर कभी भी दो नंबर्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? सीरीज इसको कहते हैं। पहली बात मैंने आपको यहां पे पढ़ा दी कि भाई सीरीज क्या होती है, अगर दो नंबर्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ रहा है तो उसको सीरीज कहते हैं। और ज्योमेट्रिक सीरीज हमें ये कैसे पता चला कि भैया देखो कॉमन रेशो यहाँ पे थ्रू आउट द सीरीज सेम मिलेगा आपको। 9/3 भी क्या है? 3 होगा। -27। अच्छा अभी आप फिलहाल इसको ऐसे चलो समझ लो, इसको ऐसे समझ लो, प्लस माइनस की फॉर्म में, तो आपको क्या मिल जाएगा? थ्रू आउट द सीक्वेंस या थ्रू आउट द सीरीज कॉमन रेशियो भी आपको सेम मिलेगा। तो ये क्या है? हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। ओके। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप गौर करें तो इस सीरीज के अंदर आपको लास्ट टर्म गिवन है। ये लास्ट टर्म 81 क्या है? हमारी लास्ट टर्म, यानी कि हमें एंड टर्म के बारे में बताया हुआ है। तो ऐसी सीरीज को क्या कहा जाता है? फाइनाइट सीरीज कहा जाता है। हमारे पास जब हम जीपी का टॉपिक पढ़ते हैं, सीरीज के कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सीरीज।
इनफाइनाइट सीरीज के मायने क्या है कि अगर मैं आपको एक ऐसी सीरीज दे दूं जिसकी एंडिंग हमें ना पता हो, हमें ये पता ही ना हो कि कहां तक जाएगी और कहां पे जाके खत्म होगी, तो ऐसी सीरीज को फिर हम क्या कहते हैं, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत मजे का है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, लेट सपोज 1/2, कॉमा 1/4, कॉमा 1/8 टिल गोज ऑन। तो भाई एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपके पास यही नहीं पता कि टर्म्स कहां तक की हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक की टर्म्स गिवन है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सीरीज कहेंगे। अगेन ऑब्वियसली सीरीज में प्लस या माइनस के साइन होते हैं बीच में, वो नॉर्मल सी बात है। क्लियर है भाई यहां तक की बात? तो मैंने इस क्लास के पहले हिस्से में आपको से दो छोटी बातें करी हैं। सबसे पहले मैंने आपको जीपी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया कि भाई जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे प्रोग्रेशन मिलता है, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दूसरे नंबर पे सीरीज के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दिया कि भाई सीरीज क्या होती है, अगर कभी सीक्वेंस के अंदर प्लस माइनस के साइन होते हैं तो ऐसे सीक्वेंस को हम सीरीज कह रहे होते हैं। सही है ना भाई? अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिख के दिखाया। फिर मैंने आपसे सिंपल सी बात करी कि बेटा फाइनाइट सीरीज क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज। नाम से वैसे तो जाहिर है, फाइनाइट का मतलब खत्म हो जाने वाला, इनफाइनाइट का मतलब हद्दे निगाह तक फैला हुआ, कभी खत्म ना हो सकता हो, तो इनफाइनाइट उसे कहते हैं। अब आते हैं फाइनली सम के फॉर्मूलाज के ऊपर। तो भाई सम ऑफ फाइनाइट जीपी के सीरीज के फॉर्मूलाज क्या हैं? सम ऑफ फाइनाइट, या इसको सिंपल सम ऑफ जीपी भी कह लो। सम ऑफ जीपी के फॉर्मूलाज क्या होते हैं हमारे पास, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करने का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या होता है? भाई ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - का आर की पावर में एन डिवाइडेड बाय 1 - का आर। और दूसरे नंबर पे फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। देखो ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, दो चीजें मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पे कि भाई एस एन के मायने क्या है? सम ऑफ दी ज्योमेट्रिक सीरीज होगा। आर का मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। तो भाई ये तो सारी बेसिक बातें। और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो एस एन का मतलब क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। नॉर्मल सी चीज है, लिख देता हूं ताकि आप लोगों को जहन नशीन हो जाए। आर का मतलब ऑब्वियसली कॉमन रेशियो। ए का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। और व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कब करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो भाई देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये बताया जाएगा कि आपकी सीरीज कैसी है। यानी कि क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा ना, आप पहचान लोगे कि भाई क्वेश्चन के अंदर फाइनाइट सीरीज है, तो हमेशा ये दोनों फॉर्मूलाज फाइनाइट सीरीज के होते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला डिफरेंट है। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन में एग्जामिनर अलग से बड़ा बड़ा लिख के देता है कि इनफाइनाइट सीरीज है, तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सम का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप या तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब पता कैसे चलता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो भाई देखो, कभी भी तो आपके पास जीपी का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालोगे। ये कॉमन रेशियो आपका सबसे बड़ा हथियार है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ये कॉमन रेशियो आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये कॉमन रेशियो फैसला करेगा आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? हमेशा याद रखिएगा, अगर तो आर की वैल्यू अगर तो आर की वैल्यू अगर तो आर की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, अगर तो आर की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, यानी कि 0.3, 0.4, 0.66, 0.9, 0.8, नेगेटिव का 0.2, नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 9, 1 से पॉजिटिव के 1 से छोटी कोई भी वैल्यू आ जाए, तो हमेशा हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हमारे पास कभी भी आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो हम हमेशा दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी कि कभी भी अगर आपके पास आर की वैल्यू 1/2 आ जाए, 1.5 आ जाए, 1.9 आ जाए, या इनफैक्ट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो हमेशा हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भाई पहला फॉर्मूला कब यूज होना है और दूसरा फॉर्मूला यूज कब होना है। अच्छा, आपके मासूम जहनों में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम लोग आर की वैल्यू अगर 1 आ जाए तब क्या यूज करेंगे? बताओ भाई, जहन में आता ही नहीं आता ये क्वेश्चन? ये नहीं आता?
जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई नहीं आता, इसका मतलब अपना इलाज करवाओ बेटा। नॉर्मल बच्चे के जहन में तो आना चाहिए, मेरे जैसे बच्चे के जहन में, भाई हम मासूम बच्चे, हमारे जहन में तो आती है ये बात, क्यों नहीं आएगा सर? क्लियर है भाई? तो भाई अगर आर की वैल्यू 1 के बराबर हो तो फिर वो प्रोग्रेशन ही याद रखिएगा। ऐसे प्रोग्रेशन को आप जीपी नहीं बन सकता कभी भी। अगर आर की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए, लेट सपोज मैं आपको बता देता हूं फॉर एग्जांपल, अगर लेट सपोज, इसका मतलब क्या है, आपके पास इस तरह का प्रोग्रेशन होगा 2,2,2,2,2, तो ये जीपी में कभी पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी अगर आपके पास सम का कॉन्सेप्ट और आपको सीक्वेंस गिवन है, सीरीज गिवन है, आपसे कहा जाता है सम निकालो, और अगर आर की वैल्यू 1 आ रही है, तो रिमेंबर दिस थिंग, वो जीपी का क्वेश्चन ही नहीं है, वो फिर एपी का क्वेश्चन होता है। वो किसका क्वेश्चन होता है? एपी का क्वेश्चन होता है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 के बराबर आपके पास एपी में कभी नहीं आ सकता। अगर एपी में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा, आपके पास वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सम ऑफ एपी का, यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए। तो बड़े पत्ते की बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मेरा बेटा, बात समझ पा रहे हैं भैया? कि भाई कभी भी अगर आपके पास, कभी भी अगर आपके पास सिंपल तरीके से आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फॉर्मूला नंबर 2, आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर आर की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है ना भाई? तो ये मैंने आपको छोटी छोटी बातें आपको बता दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अभी सारी बातों को समझेंगे क्वेश्चन के ऊपर। लेट सपोज बात को समझते हैं, किताब का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है? बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा सर वो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला, तो भाई जब उसका कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे ना तो उसको उस वक्त समझाऊंगा मैं। क्लियर है भाई? अच्छा भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, आपको क्वेश्चन गिवन है, आपसे कह रहा है फाइंड द सम, और आपको क्वेश्चन क्या गिवन है? 1 प्लस का हाफ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4। लिखना छोड़ दीजिए, सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए क्लासरूम के ऊपर। 1 डिवाइडेड बाय 5/12 ये क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड दी सम। कोई मसले की बात नहीं है। देखो भाई सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चीजों को डिफाइन कर देना है। आपको ये सीरीज गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है? देखो भाई 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आए तो हमेशा तरीके से क्या लिखोगे भैया? वी हैव टू फाइंड दी सम। आपको फाइंड क्या करना है? हमें सम फाइंड करना है। अभी मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन सम के कौन से फॉर्मूले पे सॉल्व होगा, इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि ये सीक्वेंस एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है ये, हमें भी ये भी नहीं पता। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डेटा बनाओ। ए की वैल्यू देखो क्या गिवन है? 1। अच्छा, अब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस है कॉमन रेशियो है। वैसे तो अकल का अंधा भी पहचान सकता है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा, कॉमन रेशियो ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो चेक कर लेते हैं। तो भाई कॉमन रेशियो कैसे देखते हैं? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? हाफ। हाफ डिवाइडेड बाय 1 इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। तो भैया इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? हाफ। आप इसको फर्दर वेरीफाई कर लीजिए, इस टर्म को इससे डिवाइड करवा दीजिए, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस, तो 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ भी क्या होगा? हाफ ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है? 1/2। मुझे सोच के जवाब दीजिएगा, आर की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है? सर हाफ जो होता है वो तो 1 से छोटा होता है, इसका मतलब आर की वैल्यू कैसी आई है आपके पास? 1 से छोटी आई है, तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। देखिएगा अब एस वी नोटेड के बाद सिंपल आप फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मेरा बेटा? फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस का आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। ये हमारे पास सिंपली सम का फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है तो सिंपल सम का फॉर्मूला। मगर अब देखिएगा यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, हम सम का फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं सम की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है, हमें क्वेश्चन में आर की वैल्यू भी गिवन है, मगर हमें क्वेश्चन में एन की वैल्यू तो बताई भी नहीं है। हमें क्वेश्चन में एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ जाएगी? एन नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स देखे कहीं भी नहीं गिवन है। सिंपल आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में सम भी फाइंड करना है और हमें एन की वैल्यू भी नहीं गिवन है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? फाइंडिंग, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फर्स्ट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एन, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ
n। तो सबसे पहले n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चूंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कैसा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। तो भैया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस का 1, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस का 1। सही है ना भाई। तो an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। और इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म देखिए गिवन है, क्या गिवन है, लास्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 512, है ना भाई। तो an के अंदर अब an की वैल्यू को पुट कर दें कि 1 डिवाइडेड बाय 512 इक्वल टू a के अंदर a की वैल्यू, मेरा बेटा a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू आई हाफ का हाफ, और होल पावर में n माइनस वन का n माइनस वन एज इट इज। इसको आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करवा दीजिए। भैया देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 512 एज इट इज का एज इट इज इक्वल टू के बाद ये 1 किसी टर्म से मल्टीप्लाई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2 का 1/2 और होल पावर में n माइनस वन एज इट इज का एज इट इज। भाई जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे 512 है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2। मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक हमेशा जहन में रखिएगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस के अंदर हम पावर्स के अंदर चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो कभी भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए कि आपको पावर में दी गई कोई वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारी कोशिश क्या होती है, इक्वल टू के आमने सामने बेसिस को सेम बनाएं ताकि पावर्स को इक्वेट करवा सकें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। कि भाई देखो यहाँ पे मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 512 है और इक्वल टू के इस तरह 1/2 है, तो मेरी कोशिश क्या होगी कि 512 को पावर में कन्वर्ट करूं। कैसे भाई, मुझे सोच के बताएं। 512 2 की किस पावर पे बनता है भैया, 2 की पावर 9 के ऊपर, 2 की पावर 9 के ऊपर क्या होता है, 512 होता है, इक्वल टू के बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे होल पावर में n माइनस वन का n माइनस वन एज इट इज, है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। अच्छा हमने क्या करा, 512 को 2 की पावर 9 पे कन्वर्ट कर दी, क्योंकि 2 की पावर 9 क्या होती है, 512। अब एक और चीज भाई देखो, 2 के ऊपर पावर यहाँ पे 9 है, अब इस 1 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। अगर मैं 1 के ऊपर 9 लिख दूं, 1 के ऊपर 10 लिख दूं, 1 के ऊपर 100 रख दूं, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के ऊपर आप कोई भी पावर रख दोगे ना, 1 को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 ही रहता है ना भाई। तो अब मैं देखो अगर इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर दूं तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर में 9 इक्वल टू के बाद हाफ की होल पावर में n माइनस का 1। हमने ये काम क्यों करा, हम आप देखोगे आगे चल के कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो ये वाले सम के क्वेश्चंस होते हैं इनमें बहुत ऐसे काम करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर आपको पावर में दी गई कोई वैल्यू को फाइंड करना है या निकालना है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इक्वल टू के आमने सामने पहले बेसिस को सेम बनाएं, पहले बेसिस को सेम बनाएं, ऐसे पहले बेसिस को हम सेम बना दें। जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो आपस में पावर्स को ताकि क्या करवा दें, इक्वेट करवा दें। हम लोगों ने अपनी पावर्स को आपस में इक्वेट करवा दिया। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिस अगर कभी भी सेम होती है तो पावर्स को इक्वेट करवा देते हैं। 9 इज इक्वल टू n माइनस का 1 बन गया, माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली आपके पास 10 के बराबर। n की वैल्यू हमारे पास फाइनली किसके बराबर आ गई मेरा बेटा, 10 के बराबर। इसको उठा के अब इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास फाइनली सम ऑफ n टर्म्स का आंसर आ जाएगा। ओके तो क्या करेंगे भैया, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स। तो भैया देखो इक्वेशन नंबर 1 पहले से क्या थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, ये थी a इंटू 1 माइनस का r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। सिंपल इसमें वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे। भैया a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 1 के बराबर, 1 माइनस का r की वैल्यू क्या थी, हाफ के बराबर। ये क्या है, r की पावर n, तो पावर जो आई है ये हाफ पे चली जाएगी सिंपली, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन थी, हाफ के बराबर। तमाम वैल्यूज को आपने सबसे पहले प्लॉट करवा देना है। जो हमारा सम का फॉर्मूला था, हमने उस सम के फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को क्या कर दिया, प्लॉट करवा दिया। कि भैया देखो आपने a के अंदर a की वैल्यू को रखा, 1 का 1 एज इट इज फॉर्मूले का, माइनस का r एज इट इज पावर में n की वैल्यू, और नीचे 1 माइनस r का 1 माइनस r एज इट इज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं मेरा बेटा। कैसे, कि भैया देखो ये क्या बन जाएगा, Sn इज इक्वल टू 1 का 1 एज इट इज 1 माइनस का, देखो भाई ये पावर 10 जो है ये 1 पे भी जाएगी और 2 पे भी जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10
और नीचे क्या हो जाएगा, 1 - ½ 1 में से अगर हाफ को निकालो तो पॉजिटिव का हाफ बचता है। क्लियर है भाई? अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, इस 1 को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बन गया, देखो मेरा बेटा, मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो जहन में रखिएगा कि भाई मैथ्स में अगर कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हूँ, यानी कि दो टर्म्स ऊपर डिवाइड हो रही हूँ, दो टर्म्स नीचे, एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हूँ, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो अच्छा, तो बेटा मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होती है, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके क्या होती है, रेसिप्रोकेट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a/b मल्टीप्लाई बाय d/c। क्योंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो भैया देखिएगा, यहाँ पे ये जो आपके पास नीचे वाला 1/2 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1 की फॉर्म पे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना भाई? अच्छा, और ऊपर देखिए, ऊपर क्या होगा, ऊपर 1 माइनस का माइनस एज इट इज, 1 की पावर पे कुछ भी आ रहा हो 1 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 10 1 ही हो रहेगा। और 2 की पावर 10 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप चेक भी कर सकते हैं, ये होगा 1024 के बराबर। सिंपल तरीके से आपके पास कैलकुलेटर पे ये सिंबल बना हुआ होगा, है ना भाई, कैलकुलेटर पे आपके पास ये सिंबल बना हुआ होगा, यहाँ पे 2 रखें, यहाँ पे पावर में 10 रखें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1024। अब आपके पास कैलकुलेटर के अंदर सिंपल ये डिवीजन वाला फंक्शन होगा, आप पहले 1 को लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगा के 1/1024 कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि एलसीएम ले लें इनको फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1023/1024। सही है ना भाई? और मल्टीप्लाई बाय 2/1 का 1 एज इट इज। तो भैया देखो, सिंपल तरीके से 2/1024 क्या हो जाएगा, अगर 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करवाते हो, 1023/1024 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से आप 2 को 1024 पे जब मल्टीप्लाई करवाओगे, डिवाइड करवाओगे ना इस पूरी टर्म को 2 से, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का फाइनली जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 1023/512। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1023 फर्दर आप 512 पे सॉल्व नहीं कर सकते, मगर जब आप किताब के पीछे देखते हो ना, तो आपको इस फॉर्म में आंसर गिवन होगा। अब बच्चा परेशान हो जाता है, सर ये वाली फॉर्म में आंसर कैसे आ गया, सर ये चीज तो किसी ने बताई नहीं हमें। तो बेटा मैं समझा देता हूँ कैसे आया, कोई मसले की बात नहीं है। तो भैया देखो, आपने बचपन में कभी इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चंस को देखा होगा, इस तरह की फॉर्म में। चलो इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ लेट सपोज 7। तो भाई इस तरह की फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाती है, होल फ्रैक्शन फॉर्म। इस फॉर्म को आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, कि भाई जो नीचे वाला नंबर होता है ये पहले इस वाले नंबर से आके मल्टीप्लाई होता है, और फिर इस वाले नंबर से आप प्लस या माइनस होता है। तो 7 3 21, 21 प्लस का 4, ये बन जाएगा आपके पास 25/7। तो आपने इस तरीके से होल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और कभी अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन गिवन है, उसको होल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे अगर मुझे ये वाली फॉर्म गिवन है, इससे अगर मुझे इस फॉर्म पे आंसर लिखना है, ऑल्दो पेपर में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट कभी हो सकता है ऑप्शंस के अंदर ऐसी चीज गिवन हो आपको, और एमसीक्यूज में आ जाए, तो उसके लिए बड़ी जरूरी है। तो भाई देखो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, बेसिक डिवीजन के ऊपर। बेसिक डिवीजन कैसे करोगे भाई, 1023 आपने डिवीजन के ऊपर रखा, किससे डिवाइड करवाना है, 512 से। तो भाई 512 के ऊपर कौन सा करीब तरीब नंबर होगा 1023 के, भाई 512 को 2 पे अगर करूंगा ना सॉल्व, तो 1024 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली उससे पहले 1 भी कर सकता हूँ। तो 1 के ऊपर क्या है, 512। तो 1023 में से अगर 512 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 511। फर्दर इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई ये जो आपके पास 511 बचा है, इसको आप कहते हैं रिमाइंडर। ये जो 1 है आपका, ये क्या कहलाता है, ये क्वोशंट कहलाता है। और ये 512 डिविडेंड कहलाता है। ये मैथ्स के बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कल को आगे चल के भी समझ में आएंगे, तो आज अपने जहनों में रख लीजिएगा। तो भाई इसको अब आप लिखोगे कैसे, देखो, जो आपका ये आंसर आया होता है, जिसको हम क्वेश्चन कह रहे होते हैं, उसको आप पहले लिखते हो, सही है ना। जो आपके पास रिमाइंडर बचता है, उसको आप हमेशा ऊपर लिखते हो, और जो भी डिविडेंड होते हैं, यानी कि जिससे डिवाइड करवाया जाता है, उसको नीचे लिखते हो। तो इस तरीके से ये वाली फॉर्म अचीव होती है। बट अगेन आपको मैंने चीज समझा दी, आपको कल इंशाल्लाह, कल को बड़ी काम आएगी ये चीज, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए, इसीलिए बस मैंने आपको ये बात सिखाई है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज एन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या कहता है,
तरीके से हमारा फाइनली ये क्वेश्चन बनता कि जहां पे पहुंचा। देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन था कि आपको सिंपल तरीके से सीक्वेंस गिवन था, आपको सिंपल सीक्वेंस गिवन है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको क्वेश्चन में चूंकि बताया हुआ था कि आपको सम की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमने सम का फॉर्मूला तो यूज करने वाले थे, मगर हमें ये बात पता चली यहाँ पे कि भैया एन की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करा, और एन को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सिंपली जनरल टर्म ऑफ द जीपी का फॉर्मूला यूज करा ताकि एन की वैल्यू आ जाए। जब एक दफा हमारे पास एन की वैल्यू आ गई, देन हमने सिंपली सम के फॉर्मूले के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज को प्लॉट करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, इसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। तो भाई लास्ट में बस एक छोटी सी बात, अगर समझ में आया है ना तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना है भाई, अपने कॉलेज के कोचिंग के ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर करना है लेक्चर को, ताकि भाई आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके, उनको भी सारी बातें समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, बहुत बेसिक सी बात कह रहा है। कहते हैं भैया 2 की पावर 6 प्लस का 2 की पावर 7 प्लस का 2 की पावर 8 प्लस का डॉट 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 2 की पावर 13। अगेन आपसे देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जाता है कि भैया तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के ऊपर सिंपल सी बात लिखी हुई है, फाइंड दी सम। अब अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर सम की वैल्यू कैसे फाइंड करें, सर हमें तो ये पता ही नहीं है कि सम कहाँ तक का निकालना है, सर हमें कैसे पता चलेगा सीक्वेंस कौन सा है, और सर ये भी देखिए ना सर ये सीक्वेंस कितना अजीब सा आ रहा है, सीरीज कितनी अजीब सी आ रही है। तो भाई देखो, कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन गिवन क्या है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन के अंदर और समझने का तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस है कॉमन रेशो। कभी भी सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, हमेशा कॉमन डिफरेंस से कॉमन रेशो निकालने की कोशिश करो। अगर कॉमन डिफरेंस से कॉमन रेशो निकाल पाते हो तो इसका मतलब वो सीक्वेंस आ रहा है हमारे पास, एक प्रॉपर सीरीज आ रही है। देखो भाई, मैं 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 7 को माइनस करूँ, 2 की पावर 7 में से 2 की पावर 6 को, या 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 7 को, मुझे मालूम है कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की पावर 8 एक बहुत बड़ा नंबर होगा, 2 की पावर 7 छोटा नंबर होगा, 2 की पावर 6 उससे भी छोटा नंबर होगा। इसका मतलब इस पूरी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं हो सकता, कॉमन रेशो सेम हो सकता है। तो आइए वो कैसे चेक करेंगे, वो सारी बातें कैसे पता चलेंगी, पता चलेंगी भाई सीक्वेंस के ऊपर जब कॉमन रेशो निकालने के ऊपर जाओगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहले जुमले को लिख देते हैं, वी हैव टू फाइंड दी सम। तो देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो है ना 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने सबसे पहले बेसिक चीज को लिखना है, आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी सम। देखो इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी होती है, हमेशा बता रहा हूं मैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है उसको लिख दो। देखो भाई इस क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, हमेशा सीक्वेंस को पहले समझो, सीरीज को पहले, सबसे पहले आप कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस निकालने से भी पहले जो विद इन सेकंड्स के अंदर या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कर सकते हो, अपनी सीक्वेंस को समझो कि भाई ए यानी कि पहली टर्म क्या गिवन है 2 की पावर 6। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस तो मुझे साफ दिख रहा है सेम नहीं आएगा, तो कॉमन रेशियो चेक कर लेता हूं। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फॉरवर्ड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू 2 के बराबर आएगी, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो 2 की पावर 7 आपके पास डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, तो 2 ही बचेगा। 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 भी 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब हमारे पास सिंपली आर की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर। अच्छा भाई, और हमें इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी गिवन है, तो लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, लास्ट टर्म आपको गिवन है 2 की पावर 13 के बराबर। अच्छा, अब चूंकि पावर वाली वैल्यू भी गिवन है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपको चलो कुछ नहीं अभी गिवन है, सही है ना। तो इस तरीके से आपने फाइनली लास्ट टर्म की वैल्यू भी फाइंड कर ली, सही है ना मेरा बेटा, यहाँ पे आपने लास्ट टर्म की वैल्यू भी अपनी फाइंड कर ली। ओके, अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको सम की वैल्यू चाहिए। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द सम। तो हमें क्या कैसे सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे, एज वी नो डेट हमें मालूम है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले कॉमन रेशो देखो, आपके पास यहाँ पे कॉमन रेशो क्या आ रहा है, आर की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी है, 1 से बड़ी है। आर की वैल्यू अब की बारी में कैसी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है। तो सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भैया, दूसरा वाला। तो क्या बन जाएगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। तो भाई बहुत सारे बच्चे, अक्सर बच्चे, इसमें मेजोरिटी बच्चे गलती करते हैं सम का सही फॉर्मूला पुट करने के अंदर। हमेशा याद रखिएगा, अगर तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमेशा आर पहले आता है,
सही है ना। तो इस तरीके से मैंने बच्चों को जुगाड़ याद करवा देता हूँ। देखो बेटा, आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही होगी ना, तो सम के फॉर्मूले के अंदर आर पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। तो देख लो भाई, आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1, ध्यान में रखिएगा। और अगर 1 से छोटी होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, सही, फिर माइनस के बाद आर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? बेसिक चीज मैंने तरीके से शॉर्ट ट्रिक के ऊपर याद कर लेना इसकी को। मैं हमेशा बच्चों को शॉर्ट ट्रिक जरूर बताता हूँ कि भाई अगर कभी भी फंस जाओ कि आर का सम का कौन सा वाला फॉर्मूला है, जहन में ना आ रहा हो कि भाई आर की पावर जब 1 से बड़ी होगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तो देखो दो फॉर्मूलाज है। एक ये वाला फॉर्मूला है ना, आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, और एक और क्या है, 1 माइनस का आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो देखो जिसके अंदर आर पहले आ रहा है उसको यूज करो, और अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो इस वाले को यूज करो जिसमें 1 के बाद आ रहा है आर। क्लियर है मेरा बेटा? एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है ये। अच्छा, अब देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि अभी मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि मुझे भी एन नहीं पता, मुझे अभी पावर एन नहीं पता, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली मुझे क्या नहीं पता है अभी? एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखें यहाँ पे आपको पावर तो गिवन है, तो हम एन निकाल लेना। मेरा बेटा ये कि क्वेश्चन गिवन है आपको 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 13। तो ये आपको एन नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यू कैन नॉट फाइंड पिक आउट फ्रॉम हेयर। आप डायरेक्टली भी पिक आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भी आपको नहीं पता। तो आपने एन प्रॉपर्ली शो करना है। कैसे? कि आप एन की वैल्यू को फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे? कि आप सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखो, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फर्स्ट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एन को फाइंड कैसे किया जाएगा? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें मालूम है टीएन किसके बराबर होते हैं, बराबर होता है ए इंटू आर की पावर में एन माइनस का 1, है ना भाई? तो टीएन का मतलब क्या है, ये टीएन का एक और नाम क्या होता है, एन। इसको आप एन बोलो टीएन बोलो, बात एक ही है। टीएन का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म क्या गिवन है, हमें लास्ट टर्म गिवन है 2 की पावर 13। क्या गिवन है बेटा? 2 की पावर 13। ए यानी कि फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 2 की पावर 6 के बराबर है। आर का मतलब क्या है, देखो आर का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे आर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो सिंपली आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 का 2, पावर में एन माइनस वन का एन माइनस वन एज इट इज। अच्छा भाई, देखो ये 2 की पावर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 इक्वल 2 के बाद 2 की पावर में एन माइनस वन का एन माइनस वन एज इट इज। देखो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्या बन गया, 2 की पावर 13 यहाँ पे एज इट इज। इस 2 की पावर 6 को अगर आप नीचे से ऊपर भेजोगे तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी टर्म जब नीचे से ऊपर जाती है उसकी पावर में साइन ऊपर जाके कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इक्वल 2 के बाद 2 की पावर एन माइनस वन एज इट इज का एज इट इज। सही है ना भाई? तो यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं करा भाई। देखो आपने सिंपली वैल्यूज को पुट करा, टी एन के अंदर लास्ट टर्म की वैल्यू को, ए के अंदर ए की वैल्यू को, और आर के अंदर आर की वैल्यू को, पावर में माइनस वन एज इट इज। 2 की पावर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो भैया इस 2 की पावर 6 को जब नीचे से ऊपर भेजोगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर में साइन कन्वर्ट। अब मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब कभी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो 13 में से अगर आप 6 को निकाल दो, अगर आप 13 में से 6 को निकालते हो तो क्या बचेगा आपके पास, पॉजिटिव का 7 बचेगा। इक्वल टू के बाद 2 की पावर एन माइनस वन का एन माइनस वन एज इट इज। सही है ना भाई? अगेन मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो टर्म्स बराबर आ जाएं तो हमेशा उनकी पावर्स को आप क्या करवा देते हो, इक्वेट करवा देते हो। यानी कि दो बेसिस अगर सेम है तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो 7 किसके बराबर आ जाएगा, एन माइनस वन के। तो यहां से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगी, एन की वैल्यू पॉजिटिव के 8 के बराबर। इस तरीके से हमारे पास फाइनली 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 नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू। क्लियर है भाई? इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जब आपको एन की वैल्यू अब मिल गई तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इस एन की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में प्लॉट कर देना है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यूजिंग यूजिंग एन इन इक्वेशन 1, यानी कि सिंपल तरीके से एन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर देंगे। तो मेरा बेटा देखो बहुत बेसिक सी चीज है, आपने इक्वेशन नंबर 1 में एन की वैल्यू को यूज कर देना है, बाकी सारा डेटा कंप्लीट हो गया। तो एस एन के अंदर देखो ए की वैल्यू किसके बराबर है, हमें ए गिवन है 2 की पावर 6 के बराबर, तो वो आ जाएगा। ओके, आर क्या गिवन है हमें भैया, आर गिवन है 2 के बराबर, तो आर की जगह पे 2 का 2 आ गया। पावर में क्या है, एन, एन की वैल्यू क्या मिल गई, 8 के बराबर, माइनस का 1 एज इट इज।
और डिवीजन में क्या है, आर माइनस का वन, तो आर है हमारे पास सिंपली 2 के बराबर, माइनस का वन, एज इट इज का एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटे, 2 की पावर 6 इसके बराबर आ जाएगा, 64 के बराबर आ गया। 2 की पावर 8 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 8 हमारे पास होगा 256 के बराबर, माइनस का वन, एज इट इज का एज इट इज। 2 - 1 क्या होता है, 1 के बराबर। तो सिंपल तरीके से क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू 64 का 64, 256 माइनस का वन क्या हो गया, 255 का 255 एज इट इज। अब आप सिंपली 64 को 255 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आ रहा होगा, 64 को 255 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो आपके पास सिंपल तरीके से सम की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आई बिलीव समथिंग अराउंड 16320 आ रही होगी। तो इस तरीके से आप सम की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी चीज थी। आपको ये क्वेश्चन गिवन है 2 की पावर 6 प्लस का 2 की पावर 7 प्लस का 2 की पावर 8 प्लस का डॉट 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 2 की पावर 13। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने काम क्या किया, आपने सबसे पहले अपनी फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली, आपने कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस को चेक कर लिया, जो विद इन सेकेंड्स में आप कर सकते हो इजीली। तो आपको साफ दिख रहा था कि भैया कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है, सिमिलर आ रहा था। तो कॉमन रेशियो चूंकि सिमिलर आता है, इसका मतलब रेशियो सीक्वेंस जीपी का है, यानी कि सीरीज जीपी की थी। तो अब आपने जब कॉमन रेशियो आपने फाइंड कर लिया, तो कॉमन रेशियो आपको बताएगा आपने सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चूंकि हमारे पास आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही थी, इसलिए सम का वो फॉर्मूला यूज करा, सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को प्लॉट करा। तो मुझे पे ये बात आविष्कार हुई कि भैया एन की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है। जब एन की वैल्यू नहीं मालूम, सबसे पहले एन की वैल्यू को फाइंड करा, उसके लिए फॉर्मूले को यूज करा। सिंपल तरीके से एन की वैल्यू जब आ गई, तो हमने तमाम वैल्यूज को पुट करा, बेसिक मैथ्स को यूज करा और सिंपली सम की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सही है ना भाई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए मेरा बेटा, किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई मसले की बात, क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको, कोई मसला। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है सम की वैल्यू को फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन गिवन है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x2 प्लस डॉट 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 टिल 1 बाय x की पावर 8। आपसे कहा जा रहा है अगेन सम की वैल्यू को फाइंड करना है। तो भैया सबसे पहले मुझे साफ तौर पे एक चीज दिख रही है कि चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर कॉमन रेशियो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस ये कि सिमिलर होगा, कॉमन डिफरेंस साफ दिख रहा है कि सेम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है भाई, जीपी के सम का क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले इस बात को लिख दोगे कि आपको फाइंड क्या करना है। तो क्या लिखेंगे भैया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। क्या हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। आपने सबसे पहले इस जुमले को लिख देना है कि भैया आपको सम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने सबसे पहले इस जुमले को यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब देखो आपको इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर। अच्छा, देन कॉमन रेशियो आपको यहाँ पे क्या गिवन है मेरा बेटा, कॉमन रेशियो क्या होता है, फॉरवर्ड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, या फिर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो वो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे होल डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही होती है, सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। रेसिप्रोकेट फॉर्म का मतलब उल्टी करके लिखी जाती है। तो क्या बन गया, x/1। देखो इस x से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर, क्योंकि आपने इस x से एक स्क्वायर वाले x को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, 1/x खाली बच गया। तो हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर। अब जरा और से बात को समझिएगा कि भैया हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन रेशियो भी निकाल लिया, e भी निकाल लिया, मगर यहाँ पे अभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, हमें अभी n की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे आप लिख देंगे एज वी नो डेट, एज वी नो डेट। चूंकि हमें अभी n नहीं पता, तो भाई n निकालने के लिए हम सिंपल जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे जीपी का, किसके बराबर होता है, tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, या फिर इसको आप an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 भी कह सकते हो, बात एक ही है। अच्छा भाई, तो an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो हमें इस क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म गिवन है वो क्या गिवन है मेरा बेटा, वो हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 8, है ना भाई। तो हमें an की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 8। हमें a की वैल्यू पता है किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय x, और हमें r की वैल्यू भी पता है किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय x। तो आपने कुछ भी नहीं करना भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। आप इस सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हमारे पास n की वैल्यू आ जाए। तो भैया ये क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा an की जगह पे an की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 8 इक्वल टू के बाद
ए के अंदर ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और आर के अंदर आप आर की वैल्यू को पुट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी 1 डिवाइडेड बाय एक्स है। आर की वैल्यू किसके बराबर है मेरा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर है। पावर में क्या आ गया, n-1 का n-1 एज इट इज। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x ऊपर पावर में चला गया, नीचे क्या बचा, x की पावर 8 एज इट इज का एज इट इज, इक्वल टू के बाद 1 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में n-1 का एज इट इज का एज इट इज। देखो इस x से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 एज इट इज का एज इट इज, इक्वल टू के बाद 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर में n-1 का n-1। अब आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करवाना है, मगर उससे पहले आप पावर्स को शिफ्ट करोगे एक साथ, है ना भाई, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये वाली सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा एक और चीज, अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है सर आपने इस वाले x को वहां पे क्यों नहीं भेजा, तो भाई देखो इस वाले कंप्लीट टर्म के ऊपर एक पावर आ रही है, इसलिए इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने जो इस पावर के अलावा वाली टर्म्स थी ना, उनको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करवा के सिंप्लीफाई करवा लिया। अब देखो यहाँ पे x के ऊपर पावर है 7 और 1 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 1 ही रहता है, तो हमने क्या करा, हमने इस पावर 7 को यहाँ से कॉमन ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर कॉमन क्यों लिया, देखो x के ऊपर पावर 7 है मगर 1 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो 1 के ऊपर दुनिया में कोई भी पावर हो 1 1 ही रहता है, इसीलिए हम लोगों ने कंप्लीट टर्म के ऊपर पावर 7 को कंसीडर कर लिया। क्योंकि 1 की पावर 7 भी 1 ही होगा, 1 की पावर 8 भी 1 ही होगा, 1 की पावर 9 भी 1 ही होगा, तो 1 की पावर 7 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इसलिए हम लोगों ने पावर 7 यहाँ पे कंसीडर करके इसको एक ही बार बाहर लिख दिया। इससे हमें फायदा क्या होगा कि बेसिस हमारी इक्वल टू के आमने सामने सेम हो जाएंगी, तो हम पावर्स को इक्वेट करवा देंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा कि बेसिस आपके पास इक्वल टू के आमने सामने सेम हो जाएंगे, तो हम पावर्स को इक्वेट करवा देंगे। तो भैया 7 इज इक्वल टू n माइनस का 1, तो आपको फाइनली n की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 1 जब वहां पे जाएगा तो 7 प्लस 1 8 के बराबर, तो आपको n की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, 8 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा n की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरा बेटा, 8 के बराबर। अब देखो जब आपने n की वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो हमें ओरिजिनली फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली सम को फाइंड करना है। हमें किस चीज को फाइंड करना है, ओरिजिनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। हमें किस चीज को फाइंड करना है, हमें बेसिकली सम की वैल्यू को फाइंड करना है। मगर अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो r की वैल्यू आई है वो 1 डिवाइडेड बाई x है। अब इस r की वैल्यू को देख के हमें ये बात नहीं मालूम हो सकती कि भाई r की वैल्यू आया ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें r की वैल्यू डिफाइंड ना हो सके कि r की वैल्यू आया ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो हमेशा याद रखिएगा हम r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये एक बाय डिफॉल्ट रूल होता है हमारे पास कि कभी भी अगर r की वैल्यू आपके पास डिफाइंड ना हो कि r की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करनी है, आया वो 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा आंसर आ रहा है, वेरिएबल यानी कि 1 डिवाइडेड बाय x हमारे पास टर्म आ रही है। अब 1 डिवाइडेड बाय x आया ग्रेटर देन 1 कंसीडर होगा या लेस देन 1, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई इस तरह की कभी भी कोई कंडीशन हो जिसमें r एज अ वेरिएबल आ रहा हो, ये r आपको फाइंड करना है और सम का फॉर्मूला यूज करना है, तो हमेशा ऐसे केस के अंदर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भाई क्या होता है ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक सा है कि भाई Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस का 1 माइनस डिवाइडेड बाय r माइनस का 1, सिंपल इज दैट, आपने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया। अब आपने इस फॉर्मूले में चीजों को पुट कर देना है, तो बेटा हमारे पास देखो a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर है। हमारे पास r की वैल्यू किसके बराबर है, वो भी 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर है। पावर में n आ जाएगा, n की वैल्यू 8 के बराबर है। माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज, और होल डिवीजन में क्या आ जाएगा, r माइनस का 1, तो r की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x है, माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज। तो आप लोगों ने सिंपल तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेंगे। देखो ये 1 डिवाइडेड बाय x का 1 डिवाइडेड बाय x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे पावर दोनों टर्म्स पे चली जाएगी, तो ऑब्वियसली 1 की पावर 8 कोई वैल्यू नहीं रखता, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, हाँ x के ऊपर पावर 8 आप लगा देंगे, और माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई यहां तक हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल ब्रैकेट को ओपन कर लिया, तो ये पावर 8 दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी, ये पावर 8 ऊपर वाले टर्म पे भी जाएगी, नीचे वाले टर्म पे भी जाएगी, तो क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय x की होल पावर 8 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय x माइनस का 1। अब नीचे हमें एलसीएम लेना है, तो देखो इस 1 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल इसका मतलब क्या है 1 मौजूद होगा, इस 1 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा के एलसीएम ले लेंगे। भैया ये x नीचे वाली दोनों टर्म्स, जो नीचे वाली दोनों टर्म्स है आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x इंटू 1
x हो जाएगा। ये 1 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा। ये x अपने क्रॉस में ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x हो जाएगा। तो हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। अच्छा भाई, अब क्या बन गया है, ये देखो, ये 1 डिवाइडेड बाय x का 1 डिवाइडेड बाय x यहाँ पर एज इट इज। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे। इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या मौजूद होगा, 1 मौजूद होगा। तो आपने यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे तो x डिवाइडेड बाय 8 का x डिवाइडेड बाय 8 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो टर्म्स आप एलसीएम ले रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये 1 जाके अपने क्रॉस में ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये x की पावर 8 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये होल डिवीजन में जो नीचे वाली टर्म थी होल डिवीजन में, तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ये ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिख दी जाएंगी, यानी कि ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजी, सही है ना भाई? तो क्या बन गया, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x। इस x से आप इस x को क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा एक क्या कॉन्सेप्ट हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 8 इंटू 1 माइनस का x। ये फाइनली हमारे पास सम ऑफ 8 टर्म्स का आंसर आ जाएगा। या सिंपल हमारे पास सम ऑफ 8 टर्म्स का जो आंसर आ रहा होगा, एसएन का जो आंसर आ रहा होगा, किसके बराबर आ रहा होगा, सम का। सिंपल तरीके से वो आ रहा होगा 1 माइनस का x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 8 इंटू 1 माइनस का x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो भाई, इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है, खुदारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। सिंपल सी आपको यहाँ पे सीक्वेंस गिवन था, सिंपल सी आपको सीरीज गिवन थी। आपको पहली टर्म ये गिवन है, सेकंड टर्म ये गिवन थी, थर्ड टर्म ये गिवन थी और आपको लास्ट टर्म ये गिवन थी। आपसे सम की वैल्यू मांगी हुई थी, तो सबसे पहले आपने ए निकाल लिया, कॉमन रेशियो निकाल लिया, उसके बाद आप एन की वैल्यू फाइंड करने पे गए। एन की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करा। जनरल टर्म फॉर्मूला हमारे पास जीपी का जो होता है उसको यूटिलाइज करा, यहां से हम लोगों ने एन की वैल्यू निकाल ली। इससे हमें पता चल गया हमें सम कहां तक का निकालना है। तो हमें बेसिकली एस एन यानी कि S8 की वैल्यू को फाइंड करना था, क्योंकि एन की जगह पे जब आप 8 रख दोगे तो क्या बन गया, S8। तो हमने सिंपल S8 की वैल्यू को फाइंड करना था। आपने कुछ भी नहीं करा, जहां पे ए था वहां पे ए की वैल्यू को पुट करा, जहां पे आर था आर की वैल्यू को डाला, एन की जगह पे एन की वैल्यू 8 को पुट कर दिया। सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करी। ये सारा काम जो हम लोगों ने करा है बेसिक मैथ्स के अंदर आता है मेरा बेटा। सिंपल मैथ्स को आपने यूटिलाइज करा, सिंप्लीफिकेशन करी, जो एलसीएम लेना था वहां पे एलसीएम लिया, जो काटम पीटी हो रही थी उसको काटम पीटी कर दी। तो इस तरीके से आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और यहीं पे हमारी आज की क्लास भी एंड होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले सम के टॉपिक को डिस्कस किया, सम ऑफ जीपी के कॉन्सेप्ट को, किस तरह का सम होता है, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को सॉल्व आउट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने कॉलेज के कोचिंग के फ्रेंड से लाजमी शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि उनका भी फायदा, उन्हें भी समझ में आए। तो यहीं पे इस क्लास को मैं ऑफ करूंगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।